साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ 2023 के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो 6 है, 6 का जो जीएस वाला पोर्सन है या जीएस वाला जो पेपर है उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ इसको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम क्या है। यहाँ 4 ऋतुएं दी गई हैं। देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक आधार पर 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है। और जो हमारा कह सकते हैं वर्ष चालू होगा वो चैत्र से चालू चालू होता है। तो देखिए, आपका सबसे पहले बसंत ऋतु आएगी। बसंत ऋतु आएगी, ये चैत्र से लेके बैसाख तक रहता है, 2 महीने। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है ज्येष्ठ और आषाढ़ में। फिर आपका वर्षा ऋतु आता है श्रावण से भाद्रपद। और फिर शरद ऋतु आता है आपका अश्विन से कार्तिक। और फिर इसके बाद 2 ऋतुएं और हैं, वो कौन सी हैं? हेमंत है, हेमंत मार्गशीर्ष से पौष पौष तक से। इसके बाद जो छठा मंथ होता है आपका या ऋतु जो होती है, छठा ऋतु जो होती है वो शिशिर ऋतु है, माघ से फाल्गुन। तो इस प्रकार से यहाँ जो क्रम होगा वो बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर है। आगे चलते हैं। भारत में संक्राय या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार अवरोही क्रम में कौन सा है, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में यदि आप देखें तो यहाँ पर जो कृषि संगणना 2015-16 है उसके अनुसार सबसे अधिक या सबसे बड़ा जो जोत है वो आपका नागालैंड का है। फिर उसके बाद पंजाब है, नागालैंड के बाद पंजाब है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश और फिर आपका, हाँ, 3 ही है, नागालैंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है प्रमाणित बीज के थैले, प्रमाणित बीज के थैले पर नीले रंग का टैग होता है, यह कथन सही है। आधार बीज के थैले पर, आधार बीज के थैले पर सफेद रंग का टैग होता है, यह भी सही है। प्रजनक बीज के थैले पर सुनहरी पीले रंग का टैग होता है, सुनहरे पीले रंग का, यह भी सही है। न्यूक्लियस बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता के प्रति उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं, नहीं, यह कथन गलत है। न्यूक्लियस बीज कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत किस्मों के मूल बीज होते हैं। यह उच्चतम आनुवंशिक शुद्धता वाला बीज माना जाता है। तो इसके शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता की जो जिम्मेदारी होती है वो उत्पादक पे नहीं होती है। ठीक है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित है? तो यहां पर आप देखें 9 ग्राम, 9 ग्राम जो है ये आपका असम में नहीं है। 9 ग्राम और लूनेज ये दोनों ही, 9 ग्राम और लूनेज ये दोनों ही कहां पे हैं? ये गुजरात में स्थित खनिज तेल क्षेत्र है। 9 ग्राम तथा लूनेज गुजरात में स्थित खनिज तेल क्षेत्र है। और नुनमाटी, नुनमाटी कहां पे है? ये आपका असम में है। नुनमाटी जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, नुनमाटी असम में है तथा तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित तेल शोधन केंद्र है। तो इसमें सुमेलित कौन सा है? इसमें सुमेलित आपका जो है सी ऑप्शन है। नुनमाटी कहां पे है? असम में है। और तातीपाका कहां पे है? ये छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। अगला है मार्च अप्रैल 2023 के दौरान घोषित जीआई अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के 9 उत्पादों को इसमें शामिल किया गया मार्च अप्रैल 2023 के दौरान, यह कथन आपका सही है। लद्दाख के शिव सॉरी शिव करथोन, शिव कथोरने कथोर्न को इसमें शामिल किया गया है, यह भी आपका सही है। महोबा उत्तर प्रदेश का गौरा पत्थर इसमें शामिल किया गया है, यह भी सही है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिले का ढोलक इसमें शामिल किया गया है, नहीं, इसे शामिल नहीं किया गया है। मैनपुरी का तरकशी, मैनपुरी का तरकशी शामिल किया गया है, ना कि ढोलक को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैनपुरी का तरकशी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं। देखिए, इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर के 4, राजस्थान के 5, गोवा के 4, बिहार का 1, तमिलनाडु के 3, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा लद्दाख के 1-1 उत्पाद को इसमें शामिल किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के 9 हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें महोबा का गौरा पत्थर, कालपी का हस्त निर्मित कागज, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, बागपत का होम फिनिशिंग, अमरोहा का ढोलक। तो जो ढोलक है वो मैनपुरी का नहीं बल्कि अमरोहा का है। और मैनपुरी का तरकशी है, संबल का हॉर्न क्राफ्ट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। ठीक है। तो पहला, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा चरण में होता है। चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा चरण में होता है, सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या चरण में होता है, सही है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ये तीन के तीनों कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं पर्वत या श्रेणी और उनकी सर्वोच्च बिंदु क्या है, सर्वोच्च चोटी क्या है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहां पर अल्टाई पर्वत, जो अल्टाई माउंटेन्स है, ये एशिया में स्थित है। इसका सबसे सर्वोच्च जो बिंदु है वो कौन सा है, बेलुखा है। तो एक से मिलाइए, अल्टाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर बेलुखा है। बरखोयास्क पर्वत, बरखोयास्क पर्वत जो है ये पूर्वी रूस में स्थित है। कहां पे है, पूर्वी रूस में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, मशखाया। और वहीं एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत मुख्यतः इटली में है। देखिए एपेनाइज जो है पर्वत इटली में है और एक पेरेनाइज है, पेरेनाइज जो है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। तो एपेनाइज पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है क्या है, कार्नो ग्रैंडे, कार्नो ग्रैंडे है। और वहीं जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस पर्वत जो है ये आपका ईरान, इराक तथा तुर्की में है। ये तीन देशों में फैला हुआ है, ईरान, इराक, तुर्की, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, उसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट देना, जिसे काश मस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, काश मस्तान कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका इसी प्रकार से मैच होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा याद रखिएगा, जो ड्रंक्सबर्ग पर्वत है ये कहां पे है, दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, थबाना थबाना नत लेआना, ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, थबाना नत ले न्याना, ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देश और राजधानी के संबंध में। तो आप यहां पे देखें, इरिट्रिया की राजधानी, इरिट्रिया देश की राजधानी अशमारा है। आर्मेनिया की एरेवन है। लिथुआनिया की बिलिनियस है। ट्यूनिशिया की मपुतो नहीं है। ट्यूनिशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी ट्यूनिस है, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस है। जबकि मपुतो जो है, मपुतो ये किसकी राजधानी है, मोजाम्बिक की राजधानी है, ठीक है, मोजाम्बिक की है। आगे चलते हैं। अगला है, जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों, जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए यहां पर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुप्रियर है। यूरोप की हॉर्निंडा से वाटनेट, ये यहां की नहीं है, ठीक है। देखिए जल के आयतन की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लडोगा है, सबसे बड़ी झील लडोगा है, लडोगा। जबकि ये जो हार्निंडाल वाटनेट है ये सबसे गहरी झील है आपकी, कहां की, यूरोप की, ठीक है। तो यहां पे बी वाला सही नहीं है। अफ्रीका की सबसे आयतन की सबसे बड़ी झील कौन सी है, टंगनाइका है, टंगनाइका है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील व जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, दोनों ही दृष्टिकोणों से देखें तो टंगनाइका है। और वहीं एशिया की बैकाल झील है, बैकाल झील है, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा, बी वाला सही नहीं है, ठीक है। और वहीं उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है, ग्रेट स्लैब है, तथा सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुप्रियर है। आगे चलते हैं। अगला है बैकाल, एशिया में बैकाल झील है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चिली का तांबा क्षेत्र नहीं है, कौन सा चिली का तांबा क्षेत्र नहीं है। तो यहां पे देखिए आपका इसमें जो टोक्वे पाला है, टोक्वे पाला, बी ऑप्शन जो है टोक्वे पाला, ये शेरो डे पास्को पेरू के तांबा क्षेत्र है। ये कहां का है, चिली का नहीं बल्कि पेरू का तांबा क्षेत्र है। जबकि अन्य जो है चिक्विकमाटा, अल सल्वाडोर, एल तेनियट, ये आपके चिली के हैं, कहां के हैं, चिली के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना रहा है। तो यह जो आकार रहा है, कितना रहा है, वह देखिए यहां पर 6,90,242.43 करोड़ रुपए, 6,90,242.43 करोड़ रुपए इसका आकार रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम दिया गया है, तो इसे CSIR इसको प्राइमा ET11, CSIR प्राइमा ET11 नाम दिया गया। इसका निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, कहां पे है, पश्चिम बंगाल में, इसके द्वारा किया गया। और 21 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं।
विनिर्माण, बिजली, गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण, बिजली और गैस ये जो है किस क्षेत्र के तहत आते हैं? ये द्वितीयक क्षेत्र के तहत आते हैं। किसके? द्वितीयक क्षेत्र के तहत आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में? तो देखिए, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो है सर्पफण, सर्पफण। और शंभवनाथ का जो चिन्ह है वो देखिए, शंभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व है, अश्व। ठीक है, घोड़ा, न कि हाथी। तो बी वाला सही नहीं है, बी आपका सही नहीं है। हाथी किसका है? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का चिन्ह है। तो ध्यान रखिएगा, शंभवनाथ को जो तीसरे नंबर पे है इनका अश्व है, और दूसरे नंबर पे जो जितेंद्रनाथ है उनका हाथी है। तो इसको आप ध्यान, सॉरी, जितेंद्रनाथ नहीं, अजीतनाथ। अजीतनाथ जो दूसरे नंबर पे हैं उनका क्या है? हाथी है। और नेमिनाथ का शंख है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है चार कथनों में से? तो यहां पर देखें कौन सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इससे नहरें निकलवाई, ये सही है। रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनरुद्धार हुआ, सही है। गिरिनाज अभिलेख की भाषा पाली है तथा लिपि ब्राह्मी है। गिरनार अभिलेख की भाषा पाली तथा लिपि क्या है? ब्राह्मी है। यह कथन गलत है, क्योंकि रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, जिसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, कि भाषा विशुद्ध संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, भाषा विशुद्ध सांस्कृतिक है, संस्कृति है, सॉरी संस्कृत भाषा है, और जो आपकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जो है मथुरा से, कहां से? मथुरा से प्राप्त हुई है। मथुरा से कुषाणकालीन विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चार कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, गोपाल तथा नंदीवर्मन द्वितीय पल्लवमल ऐसे शासक थे, नंदीवर्मन पल्लवमल ऐसे शासक थे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, अमोघ वर्ष प्रथम ऐसे शासक थे जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे, ये भी आपका कथन सही है। विज्ञानेश्वर हेमाद्रि तथा जीमूत वाहन विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर हेमाद्रि जीमूत तथा जीमूत वाहन विधि वेता थे, ये सही है। डी, कन्नौज को पूर्व मध्यकाल में महोत्सव नगर कहते थे, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि कन्नौज को पूर्व मध्यकाल में महोत्सव नगर नहीं बल्कि महोदय श्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महोदय श्री कहते थे। तो यहां पर ये गलत है, क्योंकि महोत्सव नगर जो है आपका वो महोबा को कहा जाता था। महोत्सव नगर महोबा को, ना कि कन्नौज को। कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता था। आगे चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण देने वालों में आलम खां, राणा सांगा, दौलत खां, ये तीन के तीनों शामिल थे, परंतु हसन खां इसमें शामिल नहीं था। यहां पे हसन खां शामिल नहीं थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। नुस्खा ए दिलकुशा की रचना इनमें से किसने की है? तो नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन की रचना किसकी है? ये भीमसेन की रचना है। किसकी है? भीमसेन की रचना। इनायत खान ने, ध्यान रखिएगा, नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने की है? भीमसेन ने। जबकि इनायत खान, जो ये इनायत खान है, इन्होंने शाहजहांनामा, हसन निजामी ने जो है ताजुल माशिर तथा चंद्रभान ब्रह्मान ने चहार चमन नामक पुस्तक लिखी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है विद्रोहों के संबंध में? तो देखिए, यहां पर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। संथाल विद्रोह 1855-56 का है। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। इसी के बाद आपका 1857 की क्रांति आती है। ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946-47 में, तेभागा आंदोलन 1946-47, ये भी आपका सही है। सन्यासी विद्रोह 1796 से 1805 नहीं, सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 से 1800 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं। मोपला विद्रोह 1921 का है। मोपला विद्रोह 1921 का है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए 4 कथन है। पहला, 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित कर दिया गया था। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे पास किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा कब पास किया गया? हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 15 जुलाई को तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा और 18 जुलाई को इस पे जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर 16 जुलाई नहीं बल्कि 15 जुलाई होगा। ये कथन गलत है। दूसरा, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। ये कथन आपका सही पूछा था, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन जो है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। नहीं, 16 जुलाई को किया गया था। वहीं 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की स्थापना हुई तथा लियाकत अली इसके प्रधानमंत्री बने। नहीं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की 48 ने 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई और जिन्ना गवर्नर जनरल बने। जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बने तथा लियाकत अली जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही, बाकी सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, कोशन नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का है। कोशन नृत्य जो है ये आपका लद्दाख का है। कोलकली कोलकली नृत्य लक्षद्वीप का है। कोशन नृत्य लद्दाख का है। कोलकली आपका लक्षद्वीप का है। तारपा नृत्य जो है ये आपका दिल्ली का नहीं है। देखिए, तारपा हो गया, भावदा है, तारपा भावदा, ये जो नृत्य है ये दादरा और नगर हवेली तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव के नृत्य हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका दिल्ली नहीं है। राउफ नृत्य रऊफ नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय और उसकी स्थापना कहाँ पर हो रही है इसके संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, जो सुमेलित नहीं वो बताना है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर मंडल में, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय प्रयागराज मंडल में। नहीं, ये प्रयागराज मंडल में नहीं बन रहा है बल्कि मेरठ में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? मेरठ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं होगा। और प्रयागराज में क्या बन रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, सैनिटरी मार्ट योजना। सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई? तो यह जो सैनिटरी मार्ट योजना है 2001-2 में इसको लागू किया गया है। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम के द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने वाले या मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक औसत तापमान आप देखें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थित का होना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो जुलाई और अगस्त महीने में होती है। अगला है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो ये जो भाबर क्षेत्र है ये किसका उदाहरण है? तो ये गिरपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो है वो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। देखिए, भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? लहरों से होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इन चारों में नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी में तो इसमें आपका महानदी का जो नदी घाटी बेसिन है वो सर्वाधिक बड़ा है। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है।
इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड तथा राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया और वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 16 हैं। दो के दोनों कथन सही हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इस अवधि तक जो देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? पहले 12 थी, अब कितनी हो गई है? 13। नवरत्न 16 हो गई हैं, महारत्न 13 हो गई हैं। अगला है, निम्न से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क का प्रमुख भंडार केवल एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है एल्युमिनियम संयंत्र और उसकी अवस्थिति के संबंध में? तो यहां पर आप देखें, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये कोरबा में है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल, ये हीराकुंड में है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, ये चेन्नई में नहीं है। ये आपका चेन्नई में नहीं है। ये कहां पे? मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है मेट्टूर, ये तमिलनाडु के सलेम जिले के मेट्टूर में है, ना कि चेन्नई में है। ठीक है, तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, ये आपका रेनकोट में है। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा, हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत में राज्य सूचना आयोगों के प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड 2022-23 जारी किया गया। इसमें आरटीआई प्रक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इन चारों में महाराष्ट्र है। सबसे खराब प्रतिक्रिया करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? देखिए, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। पहले देखिए, पूरा जो भी महाद्वीप है वो एक एक हिस्सा था। ये इस प्रकार से ये बाद में जो है दो भागों में बढ़ता है। इसका उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग लॉरेंशिया था और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना था। ये ऊपर वाला लॉरेंशिया और साउथ का भाग आपका गोंडवाना कहा गया। तो आप समझ सकते हैं गोंडवाना क्या है। ठीक है, तो यही बताने यहाँ पर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो इसमें देखिए आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे, परंतु उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ये लॉरेंशिया का भाग था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? तो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है इसमें देखिए, तो यहां पर देखिए चार हैं, अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कलाहारी मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल। तो इसमें से जो पेंटागोनिया मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल, ये आपका क्या है? ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल सामान्यतः 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल शामिल हैं। जबकि अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये आपके क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? तो हुआंगपू नदी जो है चीन के संघाई में, चीन के संघाई में बहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संघाई के आंतरिक भाग से होकर प्रभावित होती है। संघाई यांगत्से नदी के मुहाने पर स्थित है। हांगपू नदी जो है संघाई के आंतरिक भाग से होकर प्रभावित होती है, जबकि संघाई जो है यांगत्से, यांगत्से स्पेलिंग देखिए YANGTETGZE, यांगची नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? यहां पर देखें, यहां पर चक्रवात, आंधी, तूफान, इन सभी की जो है आवृत्ति और तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चार कथन यहां पर दिए गए हैं, तो देखिए कौन सा सही नहीं है। यहां पर नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, नए संसद भवन में सेंगोल या राजधानी को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल स्थापित किया गया, सही है। नए संसद भवन में जल, थल तथा नभ को समर्पित कुल 6 द्वार बनाए गए हैं, ये भी सही है। लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि नवीन लोकसभा कक्ष जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ये मोर की थीम पर आधारित, जबकि नवीन राज्यसभा जो राज्यसभा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है।
लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है, जबकि राज्यसभा जो है वो कमल की थीम पर है। तो यहां पर आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। हाल ही में मेइतेई समुदाय और कुकी जनजाति की हिंसक झड़पें कहां हुई? तो मणिपुर, मणिपुर में हुई हैं। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दर निर्धारित की गई है। कितनी? तो ये कितना निर्धारित किया गया है? ये आपका 28%। कितना? 28% निर्धारित किया गया है। अगला है, निम्न से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर आपके पास देखिए 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है सही कौन सा है। तो पहला, जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कथन सही है। दूसरा, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता नहीं, सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, नहीं अधिक दक्ष होती हैं। ठीक है, तो यहां पर केवल आपका 41 का पहला वाला ही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है काला सागर अनाज समझौता। काला सागर अनाज समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये यहां पर सही नहीं है 4 में से? तो यहां पर देखिए पहला, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और मिस्र के मध्य हुआ था, नहीं। यह जो काला सागर अनाज समझौता 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में संपन्न हुआ था, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने की थी। इस प्रकार से आपका पहला कथन गलत है। दूसरा, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के दिशा में रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ था, यह कथन आपका सही है। यह समझौता 2022 में हुआ था, यह भी सही है। रूस इस समझौते से अलग हो गया है, यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। उपयुक्त में से किस प्रकार की जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो देखिए ये आपका किसमें मिलते हैं? तो ये आपके चमगादड़, भालू, कृंतक या रोडेंट, ये जो है ये तीन के तीनों ही जो हैं वो शीत निष्क्रियता की परिघटना का को ये दिखाते हैं। 1 2 3 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, देखिए गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वो शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन बंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृतंग या रोडेंट्स गण में गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। पहला है कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। कोटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, नहीं। कोटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिषय में से अंतर संबंधित है। ठीक है, यह प्रोटोकॉल जो है 1997 में ये जापान में अंगीकृत हुआ तथा 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। तो यहां पर आपका डी वाला जो है सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? इन 4 में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। तो देखिए ओजोन का जो कारक है 6 का क्लोरोफ्लोर कार्बन से सही है। अम्ल वर्षा का नाइट्रिक एसिड, नहीं। देखिए अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है परंतु नाइट्रिक एसिड नहीं है। ध्यान रखिएगा, अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल हैं और इसमें नाइट्रिक एसिड शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही नहीं है। रॉकेट ईंधन में केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्या है आपका कि यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है ये बताना है। पहला, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, ये कथन आपका गलत है। देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सेक्शन 4 के तहत की गई है। तो यहां पर आपका
पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? गारो, तो गारो पहाड़ियों पर कौन सा फैला हुआ है? देखिए, नोकरेक, नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। नोकरेक कहाँ? मेघालय में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अगस्ता मलाई पश्चिमी घाट पर, दिहांग दिवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग पर, और आप अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिवांग घाटी में फैला हुआ है। जो आपका दिहांग दिवांग है अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग व दक्षिणी या सॉरी दिबांग घाटी में फैला हुआ है। जबकि आपका दिहांग नंदा देवी जो है, नंदा देवी की यदि बात करें तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है इसमें बताना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, ये सही है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 नहीं, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 है, 2020 नहीं 2023 है। यहाँ पर पहला और सही, दूसरा गलत है। भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की शुरुआत 2004 में हुई? नहीं, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। 2004 में नहीं बल्कि 2006 में, 2006 में, ठीक है। तो यहां पर आपका सी सही नहीं है। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021, ये भी सही नहीं है क्योंकि जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें से यहाँ पे देखिए 5 प्रदूषक दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 5 प्रदूषक दिए गए हैं। कितने पाए जाते हैं इसमें? देखिए, आर्सेनिक पाया जाता है, सार्बिटॉल नहीं पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है और आपका यूरेनियम। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, ये तीनों पाए जाते हैं। तो आपका 135 हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या खुले कुओं या जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन मिले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से क्या करना है? सुमिलित करना है प्रदूषक और उसके प्रभाव के संबंध में, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव क्या है? लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। तो 1 से मिला दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का। दूसरा जो है, एक सेकेंड, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या करता है? ये रक्त में घुल करके कोशिकीय श्वसन को बाधित करता था या हृदय, लीवर व किडनी को क्षति पहुंचाता है। तो एक से नाइट्रस के ऑक्साइड जो है कैंसर का कारण होते हैं, कैंसर का कारक होते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं धूल कण जो है, तो ये 2 से धूल कण जो है ये क्या करते हैं? धूल कणों से श्वास संबंधी रोग हो सकता है। 3 से मिला दीजिए। शीशा या पीबी कह सकते हैं, लेड कह सकते हैं। मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 4 से 1 2 3 4 डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो कौन सा है? हरियाली योजना। कौन सी योजना है? हरियाली योजना। इसे 2003 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 2003 में वाटरशेड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्या है? मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है। कहां पर स्थापित है? तो ये जो है आपका कैगा कल्पक्कम, तारापुर और ट्राम्बे में, 4 जगह पे। देखिए, भारत में मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार ये कैगा में, कल्पक्कम में, तारापुर और ट्राम्बे में। यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कैगा था, कल्पक्कम, इसके अतिरिक्त 2 जगह पे और कहा, तारापुर और ट्राम्बे में।
आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेत, एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपका कन्नौज को जो है कबड्डी के लिए चुना गया है, कन्नौज को जो है कबड्डी के लिए चुना गया है, पीलीभीत को तैराकी के लिए, हाथरस को हॉकी के लिए नहीं चुना गया है। ठीक है, हाथरस को हॉकी के लिए नहीं चुना गया है, हाथरस जिले को फुटबॉल के लिए चुना गया है, हाथरस को फुटबॉल के लिए चुना गया है, ना कि हॉकी के लिए। तो यहां पर आपका सीट सही नहीं है। बुलंदशहर को बॉक्सिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा। पहला, 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% तथा उत्तर प्रदेश की 20.23% रही। ये कथन सही है। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की, प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है। ठीक है, कौशाम्बी है। तो यहां पर आपका दो गलत है, जबकि सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय समाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके पास तीन कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए यहां पर उष्णकटिबंधीय समाना बायोम, देखिए इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र एवं शुष्क अवधि होती है, ये कथन सही है। दूसरा, इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रजातियों की प्रचुरता होती है, ये भी सही है। यहाँ घासों की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है, यहाँ घासों की जड़ प्रणाली विकसित होती है। तो ये तीन के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है, इसलिए आपका 55 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, सम्मेलन और उस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया। उस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया है, उसको यहां पर हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या किया गया, इसमें विद्यमान कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करना, अर्थात दो से मिलाइए। अंकलाश क्या है, महासागरों में समुद्रों के उपयोग संबंधी नियम, तो ये दो एक से मिला दीजिए। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा, तो तीन से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, ए को जो है ए को टू से मिलाएंगे, 1 और 3, 213 हो जाएगा, 213 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य और किस राज्य में है ये बताना है। तो इन्हें सुमेलित करना है। महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, पश्चिम बंगाल में महानंदा, तो तीन से मिलाइए। लखरी घाटी कहां पे है, उड़ीसा में है, लखरी घाटी उड़ीसा में है, 4 से मिला दीजिए। पंचमढ़ी कहां पे है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 1 से मिलाइए। चंद्रप्रभा कहां पे है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3412 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3412 ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मालवेशी कुल का फल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेशी कुल का फल है। तो यहां पर आप देखिए, इसमें से सेब, अनार, भिंडी, मिर्च में आपका जो भिंडी है, ये मालवेशी कुल का फल है, इसे सब्जियों के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इस मालवेशी कुल में, ये जो कुल है, इसमें टमाटर, बैगन, मिर्च, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी इत्यादि सब्जियों को फल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मालवेशी कुल है, इसमें सब्जियों को रखा जाता है, ऐसी सब्जियां जो फल के रूप में होती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संसदीय शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ है। शून्य काल का अर्थ क्या है, तो प्रश्न उत्तर काल। शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। यह राज्यसभा में सुबह 11 से 12 बजे तथा लोकसभा में दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है। इसे प्रश्न उत्तर काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बिना अग्रिम सूचना के सांसद सदन में प्रश्न उठा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया। तो ये ग्रानविले ऑस्टिन ने। किसने, ग्रानविले ऑस्टिन ने। जबकि जो टीटी कृष्णाचारी हैं, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहा था। जबकि जो केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है। महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन यहां पर असत्य है।
तो देखिए, पहला, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सही है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, सही है। इस पद पर चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होते हो, नहीं उच्च न्यायालय के नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो तय हो। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। डी, वह जब केंद्र की सरकार त्यागपत्र देती है तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कैसी संघीय प्रणाली थी? तो ये जो है आपका भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी थी। ठीक है, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर के होनी थी। हालांकि देशी रियासतों के संघ में शामिल ना होने के कारण यह प्रस्ताव विफल हो गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63, दो सूचियां हैं, संवैधानिक प्रावधान और इनका स्रोत क्या है, अर्थात किस देश से लिए गए हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, अमेरिकी अधिकार पत्र, अर्थात 4 से मिला दीजिए इसको, 4 से। वहीं राज्य की नीति संहिता तो ये आपके आयरिश संविधान से लिए गए हैं, 3 से मिलाइए। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है, मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कहां से लिए गए हैं? तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान 1 से मिला दीजिए। केंद्र राज संबंध जो है ये आपके कनाडा के संविधान से, केंद्र राज संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 3 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 117 के तहत, अनुच्छेद 117 के तहत आता है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के 10(1) के उपखंड का से चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक, अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? किसके कार्यकाल में? तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1951 में। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाती है। संप्रभुता से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। तो यहां पर आपका पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एक ब्रिटेन एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंतर का बिंदु जो है क्या है? तो देखिए, इसमें अंतर का बिंदु जो है वो न्यायिक समीक्षा है। क्या है? न्यायिक समीक्षा है। ब्रिटिश संसद जो है वो लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो न्यायिक समीक्षा के आधार पर दोनों अलग हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है? कहां पर? तो देखिए, आगरा में। कहां पर? आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में। यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा जो है आगरा शहर में खोलने की योजना। आगे चलते हैं। अगला है नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट 2023 पुरस्कार से संबंधित है, सॉरी युद्धाभ्यास। नोमेडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास संबंधित है किस देश से? तो ये जो है आपका भारत और मंगोलिया के मध्य युद्धाभ्यास से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आपका युद्धाभ्यास है। और अभी हाल ही में जो है जुलाई 2023 में मंगोलिया के उलन बटार में जो है 15वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। अगला है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म संप्रदाय का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ठीक है, तो ये किसके अधीन नहीं है? तो ये आपका सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन, परंतु मानववाद के अधीन नहीं है। मानववाद के अधीन नहीं है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के तहत आर्टिकल 40 में की गई। किसमें? आर्टिकल 40 में की गई है। ठीक है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है यहाँ पर आपका। तो कथन क्या है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की संज्ञा विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। नहीं, ये कथन गलत है। तो कथन सही है, कांड गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत के महान्यायवादी के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन है। पहला, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी। सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है। सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता नहीं, लोकसभा में ये मतदान नहीं कर सकता। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो ये आपके सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। तो आपका 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए, संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत तथा महासचिव लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 98। आगे चलते हैं। अगला है लगातार 2 बार अंडर-20 चैंपियनशिप विजेता, विश्व विजेता बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। लगातार 2 बार अंडर-20 चैंपियनशिप विजेता, विश्व विजेता बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन सी हैं? तो ये आपकी अंतिम पंघल है। कौन सी है? अंतिम पंघल है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पहली महिला है ये अंतिम पंघल। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्या है यहाँ पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्यून, मतलब 500 से ज्यादा और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम 50 है और अधिकतम 500 है। सॉरी, न्यूनतम 60 है और अधिकतम 500 है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? टी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77 का ए हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग आगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो उसको हमें बताना है। तो देखिए, पुस्तक और लेखक के संबंध में है। तो यहाँ पे द लॉन्ग गेम एलिना अमार्स की पुस्तक है। द रनिंग ग्रेव ये स्टीफन किंग, तो ये गलत है। द रनिंग ग्रेव जो है ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट गैलब्रेथ। रॉबर्ट गैलब्रेथ हैं। तो सी बी वाला सही नहीं है। द यंग मैन के लेखक एनी एरोनॉक्स हैं। द हिंडन हिंदू के अक्षय गुप्त हैं। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना किस अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2023 में रहा है? तो देखिए, 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया 15 सितंबर को, और उसी की यह थीम थी, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगला है, भारत में कृषि जिन्सों कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी क्या है? तो इनकी श्रेणी जो है वो है परंपरागत निर्यात वस्तु के रूप में, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। ये इन तीनों श्रेणियों में इनका निर्यात होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है वो सही है? यहां पर 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। 2 कथन। पहला है आपका, किसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आपका ये जो कह सकते हैं स्टैंड अप इंडिया, यह योजना जो है 15 अगस्त 2015 को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसकी घोषणा की गई थी 2015 में, जबकि शुभारंभ जो होता है इसका 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, घोषणा आपकी अगस्त 2015 में है, परंतु शुभारंभ कब होता है? 2016 में, अप्रैल 2016 में।
आगे चलते हैं। सेवा कर के संदर्भ में, सेवा सर्विस टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और बताना है कौन सा या से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह प्रत्यक्ष कर है नहीं। जो सर्विस टैक्स है, जो आपका सर्विस टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा, यह अप्रत्यक्ष कर सही है। यह 1994-95 में की अवधि में लागू किया गया था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। देखिए, 1994-95 में चलैया चेलैया समिति की संस्तुति पर इसे लगाया गया था। वर्तमान में सेवा कर को जो है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया। अब मतलब ये अलग से टैक्स नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? तो जो कोर मुद्रास्फीति है, इसे जो है डी ऑप्शन पढ़िए, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़ करके शीर्षक मुद्रास्फीति से। इसका तात्पर्य जो है वो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति को दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से इसका संबंध है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं, को हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है कहते हैं। जबकि जो कोर मुद्रास्फीति होती है वह होती है जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, जो हेडलाइन आपकी मुद्रास्फीति होती है उसमें आपका जो खाद्य और ईंधन की कीमतें उनको शामिल किया जाता है, परंतु आपका जो कोर मुद्रास्फीति होती है उसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, 4 चीजें दी गई हैं। इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम में हुई है, जिस कालक्रम में हुई उसी क्रम में इन्हें हमें लगाना है। तो यहां पर देखिए, इसमें आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना या आईएफसीआई की स्थापना 1948 में होती है, 1948 में। ठीक है। भारतीय औद्योगिक शाख तथा निवेश निगम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात आईसीआईसीआई, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1955 में, 1955 में होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में होती है। फिर सबसे लास्ट में आता है 1964 में हो गई, एक सेकेंड, यहां पर नहीं, हाँ, इसकी स्थापना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये फरवरी 1964 में होती है, फरवरी 1964 में। जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में होती है। तो क्रम क्या हो जाएगा? पहले आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1 हो गया, भारतीय औद्योगिक शाख तथा निवेश निगम आईसीआईसीआई, इसकी स्थापना 2, फिर आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये फरवरी 1964 में बनता है, तो 4 हो गया, और जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, तो अर्थात 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। सौभाग्य योजना संबंधित है किससे? सौभाग्य योजना जो है ये गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कब प्रारंभ किया गया था? सितंबर 2017 में। यह महत्वपूर्ण। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 के अनुसार केंद्र सरकार अध्यक्ष सहित कितने सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी? तो अध्यक्ष सहित 30 सदस्यीय, अध्यक्ष सहित 30 सदस्यीय जो है इस समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। एक नहीं 30 नहीं, 33 है, गलत हो गया, यहाँ पे 33 है। देखिए, 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर इसको किया गया, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 को। इस अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष सहित 33 सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान है। 33। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कहां पर स्थापित कर रहा है? असम के केनलबाड़ी में, असम के केनलबाड़ी में ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो असम, ये ऑप्शन। सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? ये जो ब्रिक्स शब्द है ये किसने गढ़ा था? गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है किससे? जो ये सूचकांक रेजिडेक्स है ये आपका भूमि कीमतों से, किससे है? भूमि कीमतों से इसका संबंध है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? चार बातों में से, चार कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है? भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है 2011 के अनुसार। नहीं, ये 18.5 नहीं बल्कि 17.5 है, 17.5। तो यहां पर पहला गलत है। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, सही है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 18.1 करोड़ थी, 18.1 करोड़ थी, ये भी सही है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पे? दिल्ली में, ये भी सही है। तो यहां पर ए वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है यहां पर। तो यहां पर देखिए आपका अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों संबंधित है। अथर्ववेद जो है औषधियों संबंधित है, तो 3 से मिला दीजिए। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है, ईश्वर महिमा 1 से मिला दीजिए। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में कर्मकांड है, कर्म कांड है, बलिदान विधि इत्यादि है, तो 2 से मिला दीजिए। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है, संगीत का उल्लेख है, तो 4 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 1 2 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? देखिए बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक कहां पे होती है? बैंकॉक में, ये सही है आपका। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली में हुआ, ये भी सही है। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस बैंकॉक में हुआ, ये भी सही है। और डी किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी जयपुर में नहीं, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई थी। यहां पर आपका 106 नंबर क्वेश्चन, 106 का डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? किस शिलालेख में किया गया है? तो ये जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो यहां पर देखिए आपका अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर में जो आपका अरसवल्ली है, अरसवल्ली, ये जो है मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला ही सही है, तो ए ऑप्शन। वहीं ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और अमरकंटक, अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर, ये जो है ज्वालेश्वर या जलेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर अमरकंटक के निकट स्थित है। और यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर केवल जो सूर्य से संबंधित मंदिर है वो है आपका अरसवल्ली, आंध्र प्रदेश का। तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, स्वामी सयानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ था, सही है। इन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। ये दोनों कथन इन्हीं के हैं, मतलब इन्हीं से संबंधित हैं। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। इनका जन्म जो है 1889 में, 1889 में हुआ था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन सा है। देखिए पहला क्या है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी, यह कथन सही है। इसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 फरवरी को नहीं किया था, 12 फरवरी को किया था। ठीक है, 10 फरवरी को नहीं बल्कि 12 फरवरी को। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शामिल थे, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें देखिए आपका शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सभी के सभी शामिल थे। यहाँ पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए अवध का विलीनीकरण, जो अवध का विलीनीकरण होता है ये 1800, देखिए 1856 में होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण करता है। तो ये आपका लॉर्ड एलनबरो के समय में नहीं होता है बल्कि लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। और वहीं पे सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय किया जाता है लॉर्ड एलनबरो के समय में। और लॉर्ड वेल्जली के समय में
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, तो ये सी वाला सही है। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1817-18 में होता है। तो इस प्रकार केवल सी वाला ऑप्शन आपका सही है और सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं समाचार पत्र और उसके संस्थापक के बारे में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। दैनिक आज, इसके संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, 4 से मिलाइए। द लीडर के मदन मोहन मालवीय थे, तो आप 3 से मिला दीजिए। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, 2 से मिलाइए। द पाइनियर जॉर्ज एलन, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन से संगठन जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे? तो देखिए यहाँ पे 4 जो हैं आपके: अभिनव भारत अनुशूलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। इसमें से अभिनव भारत और अनुशूलन समिति का संबंध जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से था। ठीक है। वहीं इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी। ठीक है। तो यहां पर आपका 1 और 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती जो है किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड लिनिथ गो ने। लॉर्ड लिनिथ गो ने जो है कहा था। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनिथ गो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इसका कार्यकाल जो है भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक था। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन इसी के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। आगे चलते हैं। यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन किसका था? भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर B.R. अंबेडकर का। ठीक है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, कोयला सोनभद्र में, बलुआ पत्थर के लिए मिर्जापुर, सिल्का बालू के लिए प्रयागराज, यूरेनियम के लिए झांसी नहीं है, यूरेनियम के लिए ललितपुर है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहां का है? तो कार्तिक लोक नृत्य जो है ये कहां का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड का है, जो कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर के किया जाता है। और अवध के लोग कलाबाजी नृत्य, पूर्वांचल के लोग जो है नटवरी नृत्य और करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोर बाजा लेकर के कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अगला है, 2 सूचियां हैं केंद्र और उद्योग, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, आंवला जो है, आंवला आपका उर्वरक के लिए है, तो 2 से मिलाइए। मोदी नगर जो है रबड़ के लिए है, रबड़ के लिए 3 से मिला दीजिए। बाराबंकी जो है आपका पॉली फाइबर 1 से। कानपुर विस्फोटक के लिए 4 से। तो 2314 तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब नापने के लिए होता है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं, सिस्मोमीटर जो होता है ये भूकंप का मापन करता है। किसका मापन करता है? भूकंप का मापन करता है। तो डी वाला सही नहीं है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार क्या होगा? इसका जल में भार कितना होगा? तो 0 होगा, 0। देखिए, जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जबकि अतः चूंकि जब गुब्बारे को जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का जो भार होगा वो भार माइनस उत्प्लावन बल होगा। कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 परिघटनाएं दी गई हैं। कितनी? 5 परिघटनाएं दी गई हैं और हमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है, दृष्टि का भ्रम है। तो इसमें देखिए, गोधूली से सूर्य का अमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, ये दोनों आपके क्या है? दृष्टि भ्रम है। इसके अतिरिक्त जो आपका चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये क्या है? ये दृष्टि भ्रम है। तो पहला तीसरा, पहला दूसरा और चौथा। जबकि उषा काल में चंद्रमा का दिखना
और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, यह दृष्टिभ्रम नहीं है। आगे चलते हैं। शेफल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? शेफल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? उन अंतरों को हमें यहाँ बताना है, 3 बिंदुओं पे दिए गए हैं। तो कौन से अंतर सही है ये बता देना है। देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए शेफल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करते हैं। शेफल जो है पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करते हैं, सही है। जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, अर्धचालक का, सही है। शेफल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती नहीं, ये कथन आपका गलत है, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। देखिए, सीएफएल का औसत कार्यकाल जो है वो 6000 से लेकर के 15000 घंटे तक होता है, जबकि एलईडी लैंप जो होते हैं वो सामान्यतः 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है। तो सीएफएल की तुलना में एलईडी लैंप अधिक ऊर्जा सक्षम होते हैं। जो दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा, एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल जो होता है कम ऊर्जा सक्षम होते हैं, जबकि एलईडी लैंप जो होते हैं ज्यादा ऊर्जा सक्षम होते हैं। देखिए, पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में एलईडी 82% कम ऊर्जा की खपत करते हैं, जबकि प्रकाश बल्बों की तुलना में सीएफएल 75% कम ऊर्जा की खपत करते हैं। तो ज्यादा ऊर्जा सक्षम कौन हुआ? एलईडी लैंप। तो यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका चुंबकीय टेप और डिस्क होता है, चुंबकीय टेप और डिस्क, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो इसमें से आपका पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन जो होता है वो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। जबकि हेलोक्लाइन क्या है? हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। जबकि थर्मोक्लाइन जो है किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र ताप परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। तो पिक्नोक्लाइन जो है आपकी जल निकाय में घनत्व लवणता को, हेलोक्लाइन जो है ये लवण प्रवणता को या लवणता प्रवणता को, और थर्मोक्लाइन जो है गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 128 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शेविन कीटनाशक होता है, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, ये तीन के तीनों सही है। फुलेरिन ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, बल्कि फुलेरिन जो होता है कार्बन का अणु होता है, जो एक विशेष संरचना लिए होता है, ठीक है। और इसे आप जो है C60 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, एक प्रकार से कार्बन का अपरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है इन चारों में? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन। तो इसमें से देखिए, आपका नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। जबकि देखिए, नियोप्रीन जो है ये क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है, यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर होता है, इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक है, जबकि नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए 4 में सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर में सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा के लिए। जिंक फास्फाइड जो होता है आपका, ये चूहे के विष में। देखिए, जो इसमें आपका, एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि यहां बताया कौन सा सुमेलित है। देखिए, हॉर्न सिल्वर जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, और कृत्रिम वर्षा जो होती है वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। इस प्रकार से मिलेगा। चूहे का विष में जिंक फास्फाइड होता है, तो यहाँ पे सी वाला सही है। और फिलास्फर ऊन में क्या होता है? जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक ऑक्साइड होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो इन चारों में से देखिए, नोस्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव, परंतु माइकोराइजा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा जो है उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों, जो कवक होते हैं, उनके बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आप देखिए, यहां पर विटामिन ए जो है संतरा में, ये सही नहीं है।
देखिए, विटामिन ए जो किसमें मिलता है? विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि है। जबकि जो संतरे में क्या होता है, विटामिन सी होता है, तो यहाँ पर ए वाला सही नहीं है। विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन डी काठ मछली के तेल में, विटामिन बी 6 धान के चोकर में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा होता है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन है, ठीक है, सिक्रेटिन है। यह जठर रस के स्त्रावों को कम करता है। जबकि यहाँ पे रेनिन जो है, रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है। और ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। आगे चलते हैं। डीपीटी, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो यह जो डीपीटी का टीका है यह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है 135 नंबर। दो सूचियां हैं, कार्यक्रम और कब प्रारंभ हुआ, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ये 1976 में प्रारंभ किया गया। 1976 2 से मिलाइए। समन्वित बाल विकास योजना 1975 की, 1 से मिलाइए। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये आपका 1983 की है, 4 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 के, 3 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2143, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहणी की अध्यक्षता में, ठीक है। आयोग ने जुलाई 2023 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना या पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है 27 जुलाई 2023 को, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री ने नहीं किया, गृह मंत्री ने किया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना संबंधित है किस राज्य से? तो इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से। किससे है? उत्तर प्रदेश से है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाएगा। वहीं वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह से तथ्य सही है? दो तथ्य यहां पर, दो नहीं 3 तथ्य दिए गए। पहला, 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया, यह कथन सही है। दूसरा, इसे इसरो के PSLV C57 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया, भी सही है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहां पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।